हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसके थर्ड यूनिट के सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, इससे पहले मैं इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ये जो क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो भारत की विदेश नीति के दो तरह के उद्देश्य होते हैं। पहला तो पारंपरिक उद्देश्य होते हैं और दूसरे होते हैं बदलते उद्देश्य। तो दोनों उद्देश्यों के बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। आपके क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आए कि भारतीय विदेश नीति के पारंपरिक उद्देश्यों का वर्णन करें, तो ये अलग अलग दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और क्योंकि उद्देश्यों की बात की है तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा है। तो अगर आपके पारंपरिक उद्देश्यों का क्वेश्चन आए तो आप पारंपरिक उद्देश्य लिखिएगा, बदलते उद्देश्यों का क्वेश्चन आए तो बदलते उद्देश्य लिखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति के पारंपरिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय विदेश नीति के पारंपरिक उद्देश्य में सबसे पहले आता है राष्ट्रीय हितों का संरक्षण। मतलब कि राष्ट्रीय हित जो होते हैं उनको किस तरह से संरक्षित रखा जा सकता है, वो हमारे भारतीय विदेश नीति का पहला और पारंपरिक उद्देश्य है। पारंपरिक उद्देश्य यानी कि पुराने उद्देश्य, जो पुराने टाइम के उद्देश्य थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके टाइम पर जो जो उद्देश्य हमने पहले अपनाए थे वो हमारे पारंपरिक उद्देश्य हैं। लेकिन ये जो पारंपरिक उद्देश्य हैं ये अब भी अपनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले के टाइम में अपनाए थे अब नहीं अपनाए जाते, पहले से अपनाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम इनको पारंपरिक उद्देश्य कहते हैं। तो भारतीय विदेश नीति का पहला उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है, यानी भारत ऐसे किसी संबंध को मान्यता नहीं देगा जो देश राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाएगा। यानी कि अगर भारत जो है वो किसी भी ऐसे देश के साथ संबंध नहीं बनाएगा जिसके साथ जो है भारत संबंध बनाकर उसका गुलाम बन जाए या फिर उसका उपनिवेश बन जाए। भारत अगर किसी भी देश के साथ संबंध बनाएगा तो वो देश के साथ उस पर दोस्ती करेगा, ना कि उसका गुलाम बनेगा। तो इसके अंदर राष्ट्र रक्षा तथा सीमा सुरक्षा शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत किसी देश के साथ अपने संबंध बनाएगा तो वो किसी अपने जो सीमा होगी या फिर अपना जो देश होगा उसके कुछ हिस्से का, अपने कुछ पार्ट का जो है समझौता करेगा कि अगर तुम हमें मतलब भारत कहेगा किसी दूसरे देश से कि अगर तुम हमें इतना पैसा दोगे या फिर हमारी रक्षा करोगे या फिर हमें क्या नाम है पैसे दोगे तो हम तुम्हें अपने देश का कुछ हिस्सा दे देंगे। ऐसा नहीं होता। भारत जो है अपना जो सीमा सुरक्षा होती है उसको ध्यान में रखकर और जो राष्ट्र रक्षा होती है उसको ध्यान में रखकर ही किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है। तो इसलिए जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनको संरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंध बनाता है और इसीलिए भारत आंतरिक व बाह्य खतरों से सुरक्षा के लिए नीतियां बनाता है। तो भारत जो होता है अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए ही द्विपक्षीय संबंध बनाता है, बहुपक्षीय संबंध बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो द्विपक्षीय संबंध और बहुपक्षीय संबंध तो बना ले लेकिन उसके जो राष्ट्रीय हित हैं वही सुरक्षित नहीं है। उसके बाद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन नीतियों को लागू करता है जो भारत अपने देश की रक्षा के लिए बनाता है। उन नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करवाने की पूरी कोशिश करता है, अपना पूरा योगदान देता है। भारत के राष्ट्रीय हितों के स्थायी तत्व में विश्व स्तर पर देश की स्थिति मजबूत करना, पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण व लाभपूर्ण संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व सुरक्षा संबंध में योगदान देना शामिल है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं भारत के राष्ट्रीय हितों में आती हैं। अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करना है, जो उसके पड़ोसी देश हैं या फिर जिनके साथ भी वो संबंध बना रहा है उनके साथ शांतिपूर्ण और लाभपूर्ण संबंध बनाएगा, ना कि हानिपूर्ण संबंध हो उसके। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति जो होती है उसको बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, इन सब चीजों में योगदान देता है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य आता है पारंपरिक उद्देश्य, वो है संप्रभुता। यानी कि अपने जो संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की पावर। तो भारत जो है ऐसे लोगों, ऐसे राज्यों के साथ, ऐसे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाता है जो जिसमें उसकी जो है संप्रभुता बनी रहे, जिनके साथ संबंध बनाकर ऐसा नहीं हो कि भारत किसी भी देश के साथ जो है अपने रिश्ते बना ले लेकिन जो उसकी संप्रभुता है वो चली गई है, उसकी निर्णय लेने की पावर चली गई है, वो कोई और उसके निर्णय ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। संप्रभुता भारत की विदेश नीति का खास उद्देश्य है जिसका अर्थ है स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वायत्ता। तो यही देखकर जो है भारत संबंध बनाता है कि हमारी संप्रभुता बनी रहेगी या नहीं। अगर हमारी संप्रभुता बनी नहीं रहेगी तो भारत उस राष्ट्र के साथ संबंध नहीं बनाता है।
यानी भारत जब किसी से संबंध बनाता है तो ध्यान रखता है कि उसके निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित ना हो। वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक जंगल की तरह है, जहाँ शक्तिशाली राष्ट्र छोटे छोटे देशों को खाने के लिए तैयार है। शीत युद्ध के समय भी विश्व की ऐसी दशा थी, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं और विकसित राष्ट्र होते हैं, वो जो है जो छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं उनको जो है अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं, अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश करते हैं। उनके निर्णय लेने की जो पावर होती है, उनकी जो संप्रभुता होती है, वो छीन लेते हैं। और ऐसा ही उस समय भी था जब शीत युद्ध चल रहा था। तो इसलिए भारत जो था वो गुटनिरपेक्षता की नीति लेकर आया था। और गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है, इससे पहले मैंने इस यूनिट के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया था। तो वो वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, क्योंकि उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि जो भारत की विदेश नीति है उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और ये उद्देश्य है। तो सिद्धांत और उद्देश्य इस चैप्टर के दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन सिद्धांत वाला है, तो प्लीज आप वो भी देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अतः भारत की विदेश नीति के कारण विश्व का कोई देश भारत को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो भारत की विदेश नीति जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी देश भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है विदेश नीति के आर्थिक मुद्दे। तो जो हमारा भारत है वो अपना आर्थिक हित, हमारी इकोनॉमिक जो हित होता है उसको ध्यान में रखकर ही बनाता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और फिर भी हम किसी ऐसे देश के साथ रिश्ते बना रहे हैं, ऐसे देश के साथ संबंध बना रहे हैं जिससे हमारे संबंध बनाने से हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो रही है। तो आर्थिक मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आर्थिक उद्देश्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने स्वतंत्रता के समय थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। पहली तो लाखों लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना, मतलब इतने सारे लोग थे जो जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उन सभी के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना। फिर दूसरी देश में पूंजी और प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करना, क्योंकि उस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, ब्रिटिश शासन की व्यवस्था शोषणकारी थी, कृषि पिछड़ी हुई थी, जैसे उद्यान नहीं थे। ऐसे में भारत अपने आर्थिक विकास के लिए अपनी विदेश नीति पर निर्भर था। इसलिए भारत ने अमेरिका से की मदद से हरित क्रांति करवाई थी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्थिक उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़े, हमारे जो देश के लोग हैं वो अच्छा जीवन यापन कर सके। तो इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसलिए ही हमारे पारंपरिक उद्देश्य में आती है। पारंपरिक उद्देश्य मतलब जब से ही हमारी जो आर्थिक मुद्दे हैं वो एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो ये तीन हमारे पारंपरिक मुद्दे थे। अब इसके बाद जो हमारे उद्देश्य आएंगे वो आएंगे बदलते उद्देश्य, भारतीय विदेश नीति के बदलते उद्देश्य। मतलब कि जो नेहरू जी के बाद और इंदिरा गांधी जी के बाद थोड़े से चेंज हो गए थे। तो जो आप बदलते उद्देश्य के बारे में देखेंगे, बदलते उद्देश्य में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचा। मतलब आतंकवाद जो चल रहा है उसके विरोध में एक ढांचा तैयार करना, फ्रेमवर्क बनाना। आतंकवाद का आतंकवाद का विरोध भारतीय विदेश नीति का वर्तमान उद्देश्य है। यानी आज भारत विश्व स्तर पर आतंकवाद का विरोध कर रहा है और पूरे विश्व में आतंकवादी विरोधी ढांचा स्थापित करना चाहता है, क्योंकि भारत पर कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं। अतः वर्तमान में आतंकवाद विश्व की चुनौती बन चुका है, जिससे कई देश अकेले नहीं कोई भी देश जो है वो अकेले नहीं निपट सकता। ऐसे में भारत जो है भारत की मांग तीन चुनौतियों पर टिकी है। मतलब भारत जो है विश्व स्तर पर आतंकवाद का विरोध करता है, क्योंकि भारत पर हमला हुआ है, भारत में वो सारी चीजें सही हैं, तो इसलिए वो विश्व स्तर पर इसका विरोध करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उसी के लिए वो तीन मांगे करता है, तीन चुनौतियां हैं। पहली चुनौती जो है वो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठा किया और ताकि हर देश आतंकवाद का विरोध करे। तो पहली जो है भारत ने सभी लोगों को, सभी देश जो है उन सबको इकट्ठा करके ये कहा उनसे कि वो लोग सभी जो देश है वो आतंकवाद का विरोध करें। दूसरा है भारत आतंकवाद के विरुद्ध ऐसा कानून बनाना चाहता है जिसके तहत आतंकवादियों को वित्तीय, भौतिक व नैतिक सहायता नहीं दी जाएगी। तो ये दूसरी आ जाएगी। तीसरी है भारत आतंकवाद का खात्मा करने के मकसद से सभी देशों से खुफिया जानकारी साझा करने की बात करता है। तो आतंकवाद का मकसद जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मकसद है इनका, भारत का, और वो खुफिया जानकारी इकट्ठी करता है सभी देशों के साथ मिलकर। तो ये तीन चुनौतियां हो जाएंगी। तो दूसरा उद्देश्य हमारा बदलता उद्देश्य, न्याय संगत पर्यावरण संरक्षण तंत्र। तो पर्यावरण जो है अब के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है, तो इसलिए जो है वो हमारी भारतीय विदेश नीति का बदलता उद्देश्य भी है।
पर्यावरण हर देश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिससे कोई देश अकेले नहीं निपट सकता। इसलिए हर देश इस समस्या से गुजर रहा है। तो पर्यावरण जो है वो पूरे पर्यावरण की बात हो रही है, तो कोई भी एक देश तो अकेले से पर्यावरण को साफ नहीं रख सकता। तो इसलिए सभी देश मिलकर जो है वो अपने पर्यावरण को साफ करने के लिए बात करते हैं और बैठकें होती हैं इसके लिए। तो इसमें ही बताया जा रहा है, इसी कारण यूएनओ में इस मुद्दे पर बातचीत होती रहती है और भारत भी इसमें अपनी विदेश नीति में पर्यावरण तो भारत भी जो है अपनी विदेश नीति में पर्यावरण पर ज्यादा बल देता है। और भारत जो है एक और बात कहता है, जो यूएनओ है उसमें भारत कहता है कि तो भारत यूएनओ में ये कहता है कि जिन देशों ने पर्यावरण को खराब करने के लिए मतलब ज्यादा पर्यावरण को दूषित किया है वो ज्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे और बाकी सभी देश जो है उनको बराबरी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, पर्यावरण को साफ करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो तीसरा जो बदलता उद्देश्य है वो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था, यानी कि टेक्नोलॉजी पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है ये। और इसमें विश्व में प्रौद्योगिकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी देशों को समान रूप से मिल सके। मतलब सभी देश किसी भी देश के साथ भेदभाव ना हो, जैसे कि पहले हुआ था। इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों ने तकनीकी भेदभाव कर रहे हैं। पहले भी हुआ था और ये अब भी हो रहा है कि तकनीकी भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन भारत कहता है कि सभी को बराबरी होनी चाहिए, सभी के साथ किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ देशों को तकनीकी रूप से सक्षम बना रहे हैं और कुछ देशों को तकनीक नहीं दी जा रही। ये सारे चीजें कर रहे हैं इटली, जापान, जर्मन और अमेरिका। ऐसे ही 1968 में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, फ्रांस ने एनपीटी की संधि की, जिसके तहत जिन देशों ने परमाणु बम नहीं बनाए हैं वे इस संधि के बाद एटम बम नहीं बनाएंगे, जिसका विरोध करते हुए भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। और 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया और एटम बम का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा। तो 1968 में अमेरिका ने और ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये जो 5 बड़ी पावर थी, इन्होंने मिलकर एनपीटी संधि का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि एनपीटी संधि वो थी जिसमें जिन देशों ने तो परमाणु बम बना लिए हैं तो उनके पास तो परमाणु रहेंगे, लेकिन जिन देशों ने नहीं बनाए हैं अब वो परमाणु नहीं बना सकते। और एक एक करके सभी देशों से साइन करवा रहे थे। तो भारत ने इसका विरोध किया और उस पर साइन नहीं किया और फिर उसके बाद 1974 में भारत ने भी परमाणु बम बना लिया था। चौथा जो है हमारा प्रवासी और नरम शक्ति, डायस्पोरा एंड सॉफ्ट पावर। तो ये जो है हमारी जो विदेश नीति उसका एक महत्वपूर्ण बदलता उद्देश्य है। और चौथा बदलता उद्देश्य आखिरी है। ये प्रवासी लोग वे होते हैं जो भारत से किसी दूसरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, तो वो प्रवासी हो जाते हैं। इन प्रवासियों की सुरक्षा भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के समय भारत ने प्रवासियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये जो है प्रवासी और नरम शक्ति, ये नरम शक्ति हमारी नरम शक्ति में हमारी संस्कृति वगैरह आ जाती है। इस पर भी बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। संस्कृति को लेकर भारतीय संस्कृति को लेकर विदेशों के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं भारतीय संस्कृति से। तो उसके लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ऐसे ही जो डायस्पोरा है उसके लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन मनाया जाता है ताकि सभी प्रवासी अपने देश को जाने, समझे और योगदान दें। तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमारा 4th यूनिट स्टार्ट होगा। और सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।